गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने जो लास्ट क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में जो सब्जेक्ट जूलॉजी शुरू किया था, अपना जो चैप्टर नंबर 8 उसका जो पार्ट 1 में अपन ने सेल का जो नॉर्मल क्या है सेल उसके बारे में स्टडी किया था और सेल थ्योरी को अपन ने डिस्कस किया था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है सेल के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। क्या है सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है, क्या है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जो आज का अपना टॉपिक है सेल जनरल इंट्रोडक्शन। देखना डियर स्टूडेंट, हर एक लिविंग सेल के बाहर की तरफ, लिविंग अगर अपन सेल की बात करेंगे, किसी भी लिविंग सेल के बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन या अपन उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई भी लिविंग सेल है उसके जो बाहर की तरफ जो उसकी पेरिफेरी है, पेरिफेरी लिविंग सेल की बात करें तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के बाहर की तरफ किसी भी तरह का सेल वॉल नहीं होता है। फंगल सेल के बाहर की तरफ सेल वॉल इज प्रेजेंट और प्लांट सेल के बाहर की तरफ भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल की भी बात करें, आगे अपन डिस्कस करेंगे, सेल वॉल बिल्कुल अलग से टॉपिक रहेगा, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होती है, सेल वॉल होती है। एनिमल सेल की बात करें, लिविंग एनिमल सेल के बाहर की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सेल का जो इनर मटेरियल, जैसे कि अपन एक कार्टून डायग्राम के थ्रू देखते हैं, यह एक सेल है। सपोज जस्ट एक कार्टून डायग्राम से यह एक सेल है। सेल का जो आउटर पेरिफेरी है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पूरा पोर्शन होता है, जो सेल का जो इनर मटेरियल है, द इनर मटेरियल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इनर मटेरियल को अपन लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही अ हाईली डेंस membranous structure is there which is called as nucleus। उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस का जो अंदर का जो मटेरियल है, मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। एक सिंपल अपन कार्टून डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं 11th के लेवल के हिसाब से ही कि एक सेल के अंदर बेसिकली होता क्या है, कि एक सेल का जो आउटर पेरिफेरी है, द आउटर पेरिफेरी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। वी कैन आल्सो कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। एंड द होल इनर मटेरियल ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म इन विच न्यूक्लियस इज देयर एंड सो मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। सेल के साइटोप्लाज्म में ही एक डेंस membranous structure is there, that is nucleus, and nucleus is the main portion of cell from which all the metabolic and cytological activities are carried out in a living being. nucleus का जो inner material है that is called as न्यूक्लियोप्लाज्म, उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसे अपन बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर भी होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। दीज पोर आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। इन पोर को अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। न्यूक्लियर पोर की हेल्प से न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जो मटेरियल है उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। बात करते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो क्या होता है, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। तो ये एक जनरल अपन ने बात कही कि क्या है सेल, क्या है कि सेल का जो पेरिफेरी है वो सेल मेम्ब्रेन है, इनर मटेरियल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस इज देयर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। अब बात करें, हालांकि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अ सेल in which well defined nucleus is present, ऐसी सेल जिसके अंदर well defined nucleus is present। अब आप कहोगे सर well defined nucleus का क्या मतलब है, well defined nucleus का मतलब है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वह प्रेजेंट होती है। ध्यान से देखना
कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर या जिसके बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है, द सेल इज सेड टू बी अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस को अपन लोग क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलेंगे। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के सराउंडिंग है, ऐसा न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर मैं कह रहा हूं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है किसी सेल के अंदर, अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है, सच सेल इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल को क्या बोलेंगे अपन लोग? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल में नहीं है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह बिल्कुल ही साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़ा रहेगा और उसे अपन लोग क्या नाम देंगे? उसे अपन नाम देंगे न्यूक्लियोइड। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोइड नाम देंगे। आगे मैं डिस्कस करूंगा इस डायग्राम के अंदर कि अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, सच सेल इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। एंड इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, एंड इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है, अ सेल इज सेड टू बी अ यूकैरियोटिक सेल। उस सेल को अपन लोग क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल अपने सिलेबस के अंदर है, डिफरेंस सिलेबस के अंदर है, वो अपन डिस्कस करेंगे। वापस रिवाइज कर लेता हूं। अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, उसे अपन लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। वी कैन कॉल इट प्रोकैरियोटिक सेल। एंड अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। सिंपल सी बात है। और देखते हैं कि सेल में और क्या क्या होते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कई सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। कई सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स की बात करें कौन कौन से हैं? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर। डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स पूरा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ या न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स भी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बिल्कुल ही टोटली दे आर एब्सेंट। फिर बात करें ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है? तो डियर फ्रेंड्स, ओनली अ सिंगल ऑर्गेनेल्स इज देयर, राइबोसोम, which is present in both prokaryotic as well as eukaryotic cell। केवल राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइबोसोम की प्रेजेंस कहाँ होती है? राइबोसोम जो होता है साइटोप्लाज्म के साथ साथ, ये तीन साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, साइटोप्लाज्म में इट इज प्रेजेंट फ्रीली, और यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर, उनके अंदर भी क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। आपको पूछा जा सकता है कि वेयर द राइबोसोम इज फाउंड इन अ सेल। इन अ सेल राइबोसोम इज फ्रीली अवेलेबल इन साइटोप्लाज्म, ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम ही सिंगल ऑर्गेनेल है विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो डियर फ्रेंड्स, ये जनरल इंट्रोडक्शन था सेल के बारे में। अगला जो अपना इसी के आगे जो नेक्स्ट सिंपल सा एक टॉपिक है, टॉपिक अपन देख लेते हैं। ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल डेटा है वो अपन को लर्न करने हैं, आराम से लर्न भी हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कि सेल नंबर, साइज एंड शेप। क्या है टॉपिक? सेल नंबर, साइज क्या है और उसका शेप क्या रहता है। ध्यान से डेटा है और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर अपन बात करें सेल नंबर की, देखना डियर स्टूडेंट, ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स है which are made up of only single cell। अगर सिंगल सेल से मिलकर कोई ऑर्गेनिजम्स बने हैं, these organisms are called as unicellular organism। उनको अपन लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। एक ही सेल
पूरे लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एक ही सेल कर रही है, एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स देखें अपन, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कई सारे एग्जांपल्स बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं अपन। इसके साथ में अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने हैं, मोर देन वन सेल, इफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे अपन? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, फंगाई है, एंड सो ऑन। फिर बात करें कि सेल की बेसिकली जो साइज है वह साइज क्या रहती है। अगर सामान्य एक नॉर्मल सेल की बात करें, नॉर्मल सेल का जो साइज रहता है 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर, ये इसको बोलते हैं दोस्तों माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर 10⁻⁻6 ऑफ मीटर, 10⁻⁻6 मीटर होता है। ध्यान से देखना, डेटा है, पूछा जा सकता है कि नॉर्मल सेल की जो है वह साइज क्या रहती है 0.5 to 20 माइक्रोमीटर। उसके बाद बात करें कि जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल की जो साइज है, ये एनसीईआरटी डेटा है बिल्कुल, बैक्टीरियल सेल की जो साइज रहती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। कितनी रहती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर रहती है। उसके बाद अगर बात करें कि जो अपना आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो ब्लड के अंदर होती है, उसका जो साइज है, उसका जो साइज रहता है 7 माइक्रोमीटर। तो कुछ डेटा है कि सबसे पहले अपन ने कहा कि नॉर्मल जो सेल है उसका साइज क्या रहता है? नॉर्मल सेल का साइज रहता है 0.5 to 20 माइक्रोमीटर। बैक्टीरियल सेल है उसका साइज क्या रहता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर रहता है। और अगर अपन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करें तो उसका जो साइज रहता है 7 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर का क्या मतलब होता है? 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। फिर अगर बात करें कि अब यूनिवर्स के ऊपर सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है दैट इज माइकोप्लाज्मा। उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा लेड लिवी। इसे अपन लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। इसे ही अपन जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ये माइक्रोप्लाज्मा जब अपन डिस्कस करेंगे तब आगे और डिटेल में बढ़ेंगे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा लेड लिवी। इसका साइज जो है याद रखना है 0.3 माइक्रोमीटर। साइज कितना रहता है इसका? 0.3 माइक्रोमीटर रहता है। उसके बाद बात करें कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल जो रहती है वह रहती है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग है वह रहता है। और इसका जो अगर अपन देखें साइज देखें 170 × 170 मल्टीप्लाई बाय 155 माइक्रोमीटर इसका जो है वह साइज रहता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान से, और अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग जो भी ये डेटा है दे रखा है वो बिल्कुल लर्न करना है। कई बार डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर अपन कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये डेटा आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद बात करें कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल में अगर बात करें कि सबसे पहले अगर बात करें एनिमल्स के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है दैट इज नर्व सेल। कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। और नर्व सेल का जो लगभग इसका जो लेंथ होती है ये होती है 3 to 3.5 फीट। कितनी होती है? फीट में जाएगी, ध्यान रखना। और अगर प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है वह होती है रेमी। क्या बोलते हैं उसको? रेमी का बोलते हैं, रेमी, RAMI, रेमी के फाइबर्स, रेमी प्लांट है, उस फाइबर्स का नाम है रेमी। इसका अगर बॉटनिकल नेम देखें प्लांट का, बोईमेरिया निविया जो है, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो सबसे प्लांट के अंदर लॉन्गेस्ट सेल है। और इसका जो साइज होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर के करीब होता है। रिवाइज कर लेता हूं, आप आराम से इस डेटा को नोटबुक के अंदर कॉपी कर लें। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा लेड लिवी, 0.3 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच एग है, विच कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई।
हालांकि कई एग जो होते हैं वो नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, लेकिन एग जो नॉर्मल अपन देखते हैं चाहे हैंड का है वो भी एक सेल ही है। एवरी एग इज अ सेल, ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रिच एग का जो साइज है वो लगभग 170 मल्टीप्लाई बाय 155 माइक्रोमीटर है। अगर अपन लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो प्लांट के अंदर लॉन्गेस्ट सेल कौन है? रेमी के फाइबर है, रेमी फाइबर है। फाइबर इसके जो प्लांट का नाम है बोहीमेरिया निविया, बोहीमेरिया निविया। और अगर एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल होती है दैट इज नर्व सेल। ये हो गई नंबर की बात, ये हो गई साइज की बात। बात करते हैं शेप की। देखना डियर स्टूडेंट, जनरली तो जो नॉर्मल सेल है उसका जो शेप रहता है वह स्फेरिकल रहता है। कैसा रहता है? स्फेरिकल रहता है। लेकिन अगर अपन बात करें कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जनरली तो कैसा रहता है? स्फेरिकल रहता है। जनरली जो शेप रहता है वह स्फेरिकल रहता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल एक दूसरे से क्या होती है? सराउंडिंग घिरी हुई रहती है, सराउंडेड रहती है, जिसकी वजह से सेल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और इस प्रेशर के कारण सेल का जो शेप है इट मे बी क्यूबोइडल, इट मे बी पॉलीगोनल, इट मे बी डिस्कोइड, स्टेलेट, सो ऑन। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आज इस वीडियो में इतना ही काफी होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस डायग्राम जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।